नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका न्यूज़ का साइंस यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूक्रेन के बारे में। हम देखेंगे यूक्रेन की भौगोलिक परिस्थितियों की चर्चा करेंगे और उसके आसपास के देशों के बारे में चर्चा करेंगे। हाल ही में आप यूक्रेन के बारे में काफ़ी ज़्यादा जान भी गए होंगे और समाचार पत्रों में भी रहा है, और बाकी आप जान ही रहे हैं कि यूक्रेन और रूस के संकट के बीच में ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बारे में जानना भी आपको चाहिए। यहाँ के कई सारे ऐसे शहर हैं जिनका तो नाम आप न्यूज़पेपर में और टीवी में देख देख के उनको याद ही हो गया होगा कि कौन कौन से शहर हैं, उनका भी जिक्र हम यहाँ पे करेंगे। तो आइए देखते हैं यूक्रेन के बारे में हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि किसी भी देश को पढ़ने से पहले उसके आसपास की वाटर बॉडी और उसकी किस देश से सीमा लगती है ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो आसपास की वाटर बॉडी में देखेंगे तो यूक्रेन की सीमा सिर्फ दक्षिण में ब्लैक सी से लगती है, बाकी इसकी कोई और सीमा, कोई समुद्री सीमा इसकी नहीं लगती है। मतलब कि जलराशि जो है इसके दक्षिण में कौन है, ब्लैक सी पड़ता है, जिससे इसकी सीमा लगती है। आसपास के देशों की बात करेंगे तो मोल्डोवा, रोमानिया, हंगरी, स्लोवाकिया, पोलैंड, बेलारूस और रूस, इतने सारे देशों से सीमा लगती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा, जिसमें से सबसे बड़ी जो सीमा है वो रूस से है, दूसरे नंबर पर बेलारूस वगैरह ये सब आते हैं, और सबसे छोटी सीमा जो लगती है वो हंगरी वगैरह की है। हालांकि ये आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब इसमें से देखेंगे तो भौगोलिक परिस्थितियों में यहाँ के नदी, यहाँ के पर्वत, इन सब की बात करेंगे। तो अगर जो बात करेंगे यहाँ के पर्वतों की, तो पर्वत यहाँ पे फेमस है, कारपेंथियन पर्वत है जो यहाँ का फेमस है। कारपेंथियन जो आप जान रहे हैं, स्लोवाकिया, हंगरी, रोमानिया, इन सारे, पोलैंड वगैरह इन सब देशों में पड़ता है। हालांकि पिछली पोलैंड में भी मैंने इसके बारे में चर्चा की थी, तो आप याद रखिएगा कारपेंथियन पर्वत। और जब यहाँ से चूंकि नदी की बात करेंगे तो यहाँ पे निस्टर नदी निकलती है कारपेंथियन पर्वत से, जो आगे चल करके जो यूक्रेन के बाद में मोल्डोवा, फिर यूक्रेन से होते हुए आगे जा करके ब्लैक सी में गिरती है। और इसके मुहाने के पास में आप देखेंगे तो इसका ओडेसा बंदरगाह स्थित है, जो यूक्रेन का काफ़ी फेमस पोर्ट है, और यहाँ पर ये हालिया चर्चा में भी रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस जगह पर आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पर रूस ने कभी बमबारी वगैरह की या ऐसी स्थिति रहती, तो ओडेसा का नाम आप सुनते हैं, किसके, ब्लैक सी के मुहाने पर स्थित है। इसको भी आप याद रखिएगा, ओडेसा। और यहाँ की फेमस नदियों की जो हम बात करेंगे तो एक फेमस नदी, इसको लोग बोलते हैं नीपर नदी, जो निकलती है, देखिए, रूस के क्षेत्र से होते हुए बेलारूस, उसके बाद में ये यूक्रेन से होते हुए ब्लैक सी में गिरती है। इसी के किनारे पर आप देखेंगे तो यहाँ पर कीव इसकी राजधानी स्थित है, चूँकि यहाँ पर डेस्ना एक है, डेस्ना रिवर, जो डेस्ना रिवर जो है वो इस कीव से, जहाँ जो ये नीपर से जहाँ पर मिलती है वहीं पर इसकी राजधानी कीव स्थित है। और आप देखेंगे तो इसका एक तरफ का एरिया काफ़ी हिल वाला दिखेगा और दूसरी तरफ आपको निम्न भूमि दिखेगी। आसपास का आपको थोड़ा सा बीच मध्यवर्ती क्षेत्र में आपको थोड़ा सा यहाँ पर ग्रीनरी आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, और ये हिस्सा जो है वहाँ पर थोड़ा सा कह सकते हैं कि दलदली टाइप का, कह सकते हैं कि वेटलैंड टाइप की यहाँ पर भूमि आपको देखने को मिलती है। जहाँ की और जब हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक फेमस नदी, इसको बोलते हैं डोनेट्स रिवर, जो डोनेट्स रिवर कुछ हद तक रूस और यूक्रेन की सीमा का निर्धारण भी करती है और आगे चल करके डॉन नदी से मिल जाती है। डॉन नदी जो है वो रसिया की फेमस नदी है, इसके मुहाने पर रोस्टोव बंदरगाह स्थित है। वो मैं आपको रूस के वीडियो में उसकी चर्चा में कर चुका हूँ, इसलिए उसकी चर्चा हम यहाँ पर नहीं करेंगे। और जब हम बात करेंगे, ये आप याद रखिएगा, ये कौन सी नदी है, डोनेट्स रिवर, और ये आप जान रहे पूरा क्षेत्र डोनबास क्षेत्र है, और ये लुहांस्क का क्षेत्र, ये आप जान रहे, अभी हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्यों फेमस है, उसकी बात करेंगे। दक्षिण की तरफ जब आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक है आजोव सी, और ये आप देख रहे हैं ये क्रीमिया प्रायद्वीप है। क्रीमिया प्रायद्वीप जो यूक्रेन का हिस्सा है, हालांकि इस पर इससे पहले आप देख रहे हैं कि क्रीमिया को रूस ने अपने अधिकार क्षेत्र में ले लिया था। तो आप जान रहे हैं क्रीमिया प्रायद्वीप, और इस तरफ आपको रूस दिख रहा है। आजोव सी और ब्लैक सी के, चूँकि आजोव सी भी ब्लैक सी का ही पार्ट है, अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में कर्च जल संधि है, या इसको कैरीच भी बोलते हैं, या कर्च आ जाए, जिस तरीके से प्रश्न आ जाए उस तरीके से आपको इसको हैंडल करना है। तो कर्च जल संधि पड़ती है अजोव सी और ब्लैक सी के बीच में, इसको आप याद रखिएगा। और इसी के यहाँ पर ये इसी आप जान रहे हैं ना कि इसे डॉन, वोल्गा डॉन रिवर के बीच में एक नहर बना दी गई, वोल्गा डॉन कैनाल टाइप की बना दी गई। तो उससे क्या हुआ कि जैसे यहाँ से होते हुए आए, कोई मॉस्को से होते हुए भी आप आ रहे हैं तो यहाँ पे आप आएंगे डॉन नदी के थ्रू, कोई मान लीजिए जहाज वगैरह गुजरना है तो डॉन नदी से रोस्टोव बंदरगाह होते हुए, कर्च होते हुए, ये ब्लैक सी होते हुए, मरमरा सी होते हुए, आप पूरे मेडिटेरेनियन से होते हुए पूरी दुनिया में एक्सेस कर सकते हैं। तो ये काफ़ी फेमस है कर्च जल संधि, इससे होते हुए। हालांकि जब ऐसे विवाद की स्थिति बनी तो जो आप जाने डार्डेनल्स और बास्पोरस की जो जल संधियाँ हैं उस पर
देखेंगे तो दोनों किनारों पर आप देखेंगे उनके बीच में टर्की पड़ता है। तो टर्की ने क्या किया था, कुछ पाबंदी लगा दी थी कि रूस के जहाज से नहीं गुजरेंगे। तो इस तरीके की चुनौतियां भी हैं, लेकिन इसका थ्रू पूरी दुनिया में एक्सेस किया जा सकता है। और जब हम बात करेंगे तो यहाँ के फेमस शहरों की चलिए बात कर लेते हैं, जो आप नाम सुनते रहे हैं। राजधानी कीव है यहाँ के, और चेरनोबिल आप जान रहे हैं, यहाँ पर चेरनोबिल जो फेमस जगह है, जो यहाँ पर कह सकते हैं एक न्यूक्लियर त्रासदी तरीके की यहाँ पर हो गई थी। तो आप जान रहे हैं चेरनोबिल काफ़ी फेमस है। तत्समय जब ये हिस्सा था, ये यूएसएसआर का हिस्सा था, और उस समय ये घटना हुई थी 86 के आसपास की बात है, तब ऐसी घटना हुई थी। तो चेरनोबिल याद रखेगा, कहाँ पर है, यूक्रेन में है। पहले ये रसिया में था। ये लवीव है इसका फेमस शहर है। और बाकी देखेंगे तो यहाँ पर ओडेसा बंदरगाह, खेरसान शहर, मारियोपोल, लुहांस्क, खार्किव और सुमी। सुमी जो है आप देख रहे हैं ये किसके बॉर्डर पर है, सुमी जो पड़ता है वो सुमी और खार्किव दोनों बॉर्डर लाइन पे पड़ते हैं, किसके, रूस के। लुहांस्क भी। अब चूंकि बात आई डोनेट्स्क और लुहांस्क के क्षेत्रों को लेकर के, रसिया ने क्या किया, इसको एक स्वतंत्र देश की मान्यता दी। और इन क्षेत्र जो आप लुहांस्क और डोनेट्स्क ये पूरा एरिया देख रहे हैं ना, ये वाला, इसको स्वतंत्र देश की मान्यता दे दी थी। इस वजह से आप चर्चा में ये रहा भी है, और चूंकि दोनों देशों के बीच में विवाद में ये वाला हिस्सा भी आता भी है। यहाँ की पॉपुलेशन जब आप देखेंगे तो यहाँ पर रसियन कल्चर के लोग ज़्यादा रहते हैं, और थोड़ा सा रसिया के साथ संपत्ति भी रखते हैं। इस वजह से इस हिस्सों को, और हालांकि कहते हैं यहाँ पर अलगाववादी समूह जो सक्रिय रहते हैं, जिनकी रूस मदद करता है, और ये क्या करते हैं, ये यूक्रेन से अलग होने की कोशिश करते रहते हैं। इस वजह से यहाँ पर अलगाववादी संगठन यहाँ पर सक्रिय रहते हैं। तो ये डोनेट्स्क या लुहांस्क का जो पूरा एरिया है, इसको आप याद रखिएगा। बाकी और जब हम इसमें देखेंगे तो हमें यहाँ पर डोनेट्स्क, अजोव प्लेटू आपको देखने को मिल रहा है, अजोव डोनेट्स्क पठार यहाँ पर। और ऊपी की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर पोलेसियन निम्न भूमि है, इसको भी आप याद रखिएगा। अब बात करते हैं, चूंकि आप जान रहे हैं यूक्रेन जो था पहले रसिया मतलब यूएसएसआर संयुक्त सोवियत संघ का हिस्सा था, लेकिन आगे चल करके 1991 में जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो बहुत सारे देश इससे अलग हुए। उनमें से एक जो है वो यूक्रेन भी था। लेकिन वर्तमान संदर्भ में सिचुएशन ऐसी बनी कि ये जो देश था वो कहते हैं कि अब जैसे जान ही रहे कि आखिर आक्रमण रूस ने इस पर किया, तो उसके पीछे कारण कई सारे बताए जाते हैं। उसमें से मेन कारण था कि नाटो में यूक्रेन का शामिल होना। अगर जो यूक्रेन में नाटो इसमें शामिल कर लेगा, नाटो में शामिल हो जाएगा यूक्रेन, तो यूक्रेन के शामिल होने से जो नाटो की सेना है वो रूस के बिल्कुल करीब आ जाएगी। इस वजह से रूस के लिए खतरा है। इस वजह से क्या किया था, रूस का सीधे सीधे विरोध रहा है कि वो नाटो में शामिल ना हो यूक्रेन। ये भी आप बाकी अब इसमें इतिहास खंगालिएगा तो इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, चाहे वो हेलसिंकी समझौता हो, मिन्स्क समझौता हो, कई सारे ऐसे समझौते हुए हैं जो आपस में देशों को लेकर के हुए भी हैं, तो उनको याद रखेगा। तो उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी लगी हुई। जब इतिहास की, विश्व इतिहास की चर्चा करेंगे तो हम इसमें और भी चीज़ें, यहाँ पर जार का, यहाँ पर लेनिन का जिक्र होगा, स्टालिन का जिक्र होगा, और यहाँ पर जो पुराने जितने भी नेता वगैरह रहे हैं, चाहे वो रूस का संबंध आप देखें तो जिस तरीके से आप जान रहे हैं अफ़गानिस्तान की जंग जिस तरीके से रूस ने हारा था, तो उसकी चर्चा करेंगे। चूँकि इतिहास में पहले रूस का पार्ट था, इसलिए उसकी हम बात हम जब हम रूस के बारे में इतिहास में चर्चा करेंगे, विश्व इतिहास पे, तो उसकी हम चर्चा यहाँ पर जार का शासन रहा हो, चाहे वो स्टालिन, लेनिन, इन सब की हम बात यहाँ पर करेंगे ही करेंगे। बोल्शेविक क्रांति वगैरह इन सब का आगे हम चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी। इसमें दो पॉइंट और आप याद रख लीजिएगा, एक है क्रिवाई रॉक और डोनेट्स। क्रिवाई रॉक लौह की खान है, डोनेट्स बेसिन कोयला के लिए जाना जाता है, तो इसको याद रखिएगा। दोनों क्षेत्र, ये दोनों कहाँ के हैं, ये दोनों यूक्रेन के क्षेत्र हैं, इन दोनों को याद रखिएगा, क्रिवाई रॉक और डोनेट्स। अब इसमें और भी मैं बता दूं कि अगर जो आप देखेंगे तो पश्चिमी यूरोप में तो देखेंगे तो फ्रांस बड़े देशों में आता है, लेकिन पूर्वी यूरोप की जब बात करते हैं तो यूक्रेन सबसे बड़े देशों में से एक है। यहाँ पर कृषि खूब की जाती है, यहाँ पर आप देखेंगे तो गेहूं वगैरह हो और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर की जाती हैं। तो कह सकते हैं कृषि प्रधान देशों में से एक है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा एरिया है। आप क्षेत्रफल की बात करें तो आप मान लीजिए जैसे यूपी, एमपी और बिहार का आसपास का एरिया मिला लीजिए, उतना बड़ा ये लगभग क्षेत्र ये पड़ता है। तो कोई छोटा मोटा देश नहीं है, काफ़ी बड़ा देश है। इसके ऊपर जो देश है वो देश स्थित है बेलारूस। बेलारूस की नज़दीकी जो किसके साथ में है, वो रसिया के साथ में, ये जग जाहिर है। आपने कुछ ही टाइम पहले ऐसी स्थितियां देखी भी रही हैं, तो उनको भी आप जान रहे होंगे। तो ये रही बातें जो मैंने आपको बताई हैं। बॉर्डर के स्टेट याद रखें, और जो ये पूरा यूक्रेन का जो
मसला रहा है पूरा यूक्रेन और रूस का, उसमें भारत की भूमिका की भी आप चर्चा कीजिएगा, भारत का पक्ष विपक्ष इन सब की बात कीजिएगा। भारत के बारे में इनकी हो सकता है इससे प्रश्न पूछ लिए जाएं कि आखिर भारत का स्टैंड ऐसा क्यों रहा है उसके बारे में, क्योंकि भारत की नज़दीकी अमेरिका के साथ भी है, रसिया के साथ भी है। तो ये कह सकते हैं कि हम किसी के साथ भी नहीं और किसी के खिलाफ भी नहीं है, ऐसी नीति भारत अपना रहा है। तो आप चीज़ें समझिएगा, आपको आगे चल कर के चीज़ें बताई जाएंगी। लेकिन चूंकि मैं भूगोल के संदर्भ में मानचित्र की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको ये सब चीज़ें बताई हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। हो सकता है इससे प्रश्न पूछ लिया जाए। ओडेसा बंदरगाह किस देश में स्थित है? कर्श जल संधि यूक्रेन की किससे सीमा लगती है, किससे नहीं लगती है? ब्लैक सी के आसपास स्थित देशों के बारे में आप बहुत अच्छे से गहन अध्ययन कर लीजिएगा कि ब्लैक सी से कौन सीमा बनाता है, कौन नहीं बनाता है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कौन किसकी सीमा सबसे बड़ी है, किसकी सबसे छोटी है। इस तरीके से प्रश्न आप याद रखिएगा। और अजोब सी के पास में यहाँ पे रोस्टोव बंदरगाह है, रसिया में, मैंने बताया है, उसको भी आप याद रखिएगा। ओडेसा, अजोब, मारियोपोल, इन सब की आप चर्चा कीजिएगा। खार्किव, सुमी, चेरनोबिल। चेरनोबिल तो खैर रिपीटेड प्रश्नों में से एक रहा है, कई बार आ चुका है चेरनोबिल, आप जान ही रहे होंगे। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा है। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब बात करेंगे जर्मनी की। तो नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, चर्चा करेंगे जर्मनी की, क्योंकि मैंने यूक्रेन के बाद में उधर दूसरी तरफ पोलैंड के पश्चिम में आएंगे और बात करेंगे जर्मनी की। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जो वो भी लोग जो कमेंट करते हैं कि इस एग्ज़ाम से पहले इसको ख़त्म कर दिया जाए, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि वैसे तो वर्ल्ड ज्योग्राफी मैंने पूरी ख़त्म कर रखी है। आप वर्ल्ड ज्योग्राफी की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो ये सब यूक्रेन वगैरह ये सब मैं बहुत पहले ही बता चुका हूँ। तो आप लोग उसको जा करके देखिएगा, तो आपको एग्ज़ाम के पर्पज़ से फटाफट चीज़ें उसमें मिल जाएंगी। बाकी ये डीप स्टडी है, इसमें जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ तो आपको काफ़ी ज़्यादा विस्तृत रूप से बता रहा हूँ, इसलिए आपको इसमें थोड़ा समय लग रहा है। हालांकि कोशिश रहेगी कि यूरोप जल्द से जल्द ख़त्म हो, और इसी तरीके से यूरोप के बाद हम उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, इन सब की चर्चा करेंगे, तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, चीज़ें ख़त्म करेंगे। और भी मैं बता दूं कि जैसे ही ये वर्ल्ड ज्योग्राफी की जो मानचित्र की श्रृंखला ख़त्म होगी, इसके बाद की जो मेरी प्लानिंग है वो मैं सोच रहा हूँ कि भूगोल के जो ऑप्शनल सब्जेक्ट का जो हिस्सा है उसको शुरू किया जाए, जैसे एक टॉपिक वाइज चीज़ें शुरू की जाएँ, ताकि जो इम्पोर्टेंट सेक्शन है उनको, क्योंकि पूरा तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन जो इम्पोर्टेंट जैसे वेबर का क्रिस्टालर हो गए, मैकिंडर हो गए, इन सब के बारे में जो खास चीज़ें हैं उन सबको मैं आ करके यहाँ पर आपको बताऊँ, ताकि आने वाले समय में आपको उसका फ़ायदा मिल सके। और जल्द ही मैं उन सब के बारे में आपको विस्तृत रूप से बताऊँगा। बताने का उद्देश्य यही है कि आसान भाषा में बताऊँगा, ताकि आपको भी समझ में आए और चीज़ें आसानी से आप कर सकें। इसी के उद्देश्य से बताऊंगा, क्योंकि बोर्ड पे बताने का मतलब यही होता है कि मैं आके आपको सीधे पढ़ के ना बता दूं, आपको बताऊं कि ताकि आपके दिमाग में घुस जाएं, चीज़ें बैठ जाएं, ताकि आपको उससे रिलेटेड कुछ भी प्रश्न परीक्षा में आए तो आपको नहीं भी याद रहे तो उससे एक खाका आपके दिमाग में रहेगा, तो आप लिख करके तो आएंगे ही आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।